ओके सर, तो ये हमारा इसका स्टोकोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है। स्टोकियोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। ओके, ये इनिशियली जो मैं आपको रिकमेंड भी की हुई है ये बुक लखमीर सिंह केमिस्ट्री। तो हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, इसी के शॉर्ट एग्जांपल, इसी के जो प्रॉब्लम है इसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे अच्छा जो स्टोकियोमेट्री का जो रिसोर्स है, तो इनिशियल जो बेसिक के लिए वो ही सबसे बेस्ट है। क्लास 9th चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, उधर आपके यहाँ से आवाज आ रही है, इसको थोड़ा सा कम करो। ओके, पहले तो ये समझिए कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स का जो बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है, जो सबसे हिट एग्जांपल है, वो है आइसोटोप्स का जो सबसे हिट एग्जांपल है वो लिया जाता है कि कार्बन 12 और कार्बन 14। तो एग्जांपल से समझिए कि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि कार्बन 12 में कार्बन 14 कजन्स है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें प्रोटॉन जो है वो 6 है, और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 6 है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में 6 है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है न्यूट्रॉन। अब बेसिक आपको एक बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन है उसका, प्रोटॉन का जो मास है और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो निग्लिजिबल ऑलमोस्ट, ये क्या बोलते हैं, आई थिंक 1848, मतलब 1/1900 या अप्रोक्सीमेटली 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आप मानते हैं ऑलमोस्ट, इसको मानते हैं ऑलमोस्ट 0। तो एटम में ये अगर आपका एटम है, ये आपका एटम है, मान लीजिए हीलियम का एटम है, तो ये आपका हाइड्रोजन हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 प्रोटॉन अंदर बैठे हुए हैं, और इसका जो मास है, हीलियम का मास कितना हुआ? मास कितना? इसका उत्तर उसमें लगेगा। आपके पीरियोडिक टेबल में देख के बताइए जरा मास कितना है हीलियम का। चलिए 4 लिखा हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 यहाँ पर अंदर बैठे होंगे न्यूट्रॉन, 2 अंदर बैठे होंगे न्यूट्रॉन, 2 है इलेक्ट्रॉन, और 2 ही बैठे होंगे प्रोटॉन। तो टोटल जो मास है, जो मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जो 4 यूनिट जो मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मास कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोटॉन, और साथ में कौन कर रहा है? न्यूट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल। तो मास जो आने वाला है वो आने वाला है प्रोटॉन की वजह से, या आने वाला है न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है नेग्लिजिबल। अब कार्बन में C12 जो है, उसका मतलब ये हुआ, C12 मतलब वो कार्बन जिसमें प्रोटॉन 6 है और जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 है। 6 और 6 मिलके बन गए 12। और कार्बन 14 का मतलब 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन। 8 + 6 आपका क्या बन गया? कार्बन 14। अब एटॉमिक मासेस जो डिस्क्राइब करता है, ये हमारा स्टोकियोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है। तो
जो मासेस डिस्क्राइब किए जा रहे हैं उसमें C12 जो है, C12 जो है उसको मान दिया स्टैंडर्ड, और उसको जो डिफाइन किया वो डिफाइन कैसे किया कि सर आप अगर C12 का सिंगल एटम लोगे, अगर आप C12 का सिंगल एटम लोगे तो उसका जो मास है उसको मान लिया जाएगा 12 AMU। AMU का मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट। फिर से समझिए कि एक C12 का एटम, एक C12 का एटम, एक C12 का एटम जो होगा वो होगा कैसे, 2 मिनट लगा के वो भी देख लेते हैं। देखिए उसके अंदर बैठा कौन कौन बैठा होगा, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट शेल होगी, इसमें आपके बैठे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड जो शेल होगी इसमें बैठे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सिंगल मास ऑफ कार्बन 12 है, इसका जो मास जो डिफाइन किया जा रहा है, इसका जो मास डिफाइन किया जा रहा है वो डिफाइन किया जा रहा है 12 AMU। So one atom of C12 is 12 AMU। Okay. अब एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड हुआ कि आपका जो C12 एटम है उसका जो एक्सपेरिमेंटल जो इसका मास आ रहा है वो आ रहा है 1.9926 into 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये सिंगल एटम का, ये सिंगल एटम का मास है। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ AMU हमने इसको क्या डिफाइन किया, 12 AMU। तो मेरा 1 AMU जो है, मेरा 1 AMU जो है वो क्या होगा, दिस होल डिवाइड बाय 12, और दिस होल को आप डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.6605 into 10⁻⁻24 ग्राम। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो 1 AMU है उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो है 1.6605 into 10⁻⁻24 ग्राम। और ये सब काम झाम करने का फायदा क्या है, ये सब काम झाम करने का फायदा ये है कि एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, अब अगर हर एलिमेंट आप दोगे और हर एलिमेंट का आप मास निकालोगे और सारे जो मासेस आप लिखने शुरू करोगे वो लिखने शुरू करोगे ऐसे जैसे ये लिखा हुआ 1.6605 into 10⁻⁻24 का, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पूरी जो फिगर है उसको आपने डिफाइन कर दिया 1 AMU, और ये जो 1 AMU है ये एक्चुअल में है 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। और अब बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, atomic masses of all other elements are determined by comparing the mass of their atom with the mass of C12. So for example, अगर मेरा हाइड्रोजन का, अगर मेरा हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसका मैं मास कह रहा हूँ 1 AMU। AMU का शॉर्ट है, AMU को शॉर्ट फॉर्म में U करके रिप्रेजेंट किया, तो 1 यूनिट मान लीजिए। और कार्बन 12 का तो जो मास है वो मैं डिफाइन ही कर चुका हूँ 12 यूनिट्स, और P का फास्फोरस का जो मास है वो डिफाइन हो रहा है 31 यूनिट्स, सल्फर का जो मास है वो डिफाइन हो रहा है 32 यूनिट्स। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि मैंने एक स्टैंडर्ड पकड़ लिया। किसको स्टैंडर्ड पकड़ लिया, मैंने C12 को स्टैंडर्ड पकड़ लिया, और जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं उनका जो मास है वो मैंने डिफाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू C12 एटम। इसलिए मेरा जो C12 एटम है वो मेरा स्टैंडर्ड है, और जितने भी रेस्ट ऑफ द मासेस जो है वो डिपेंड हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ C12। इसका मतलब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, सिमिलर सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपकी जो क्लास है, आपकी जो क्लास है उसमें 5 बच्चे हैं, आशा, अशोक, आशा,
आशा, अशोक, सीता, गीता, रीता। लेट अस अज्यूम आशा का जो मास है, आशा का जो मास है वो है 52 kgs। अशोक का जो मास है वो है 40 kgs। सीता का जो मास है वो है 36 kgs। गीता का जो मास है वो है 45 kgs। और रीता का जो मास है वो है 47। अब लेट अस अज्यूम आप एक यूनिट बना देते हैं, आप एक यूनिट बना देते हैं। ये तो आपके हैं क्लास 9th के बच्चे, ये तो है आपके क्लास 9th के बच्चे। अब आपके स्कूल में एक रूल बना दिया कि जितने भी मासेस हैं, जितने भी मासेस हैं स्टूडेंट्स के, वो क्लास फर्स्ट में एक लड़का है, टाइगर श्रॉफ। और ये जो लड़का टाइगर श्रॉफ है, इसका जो मास है वो है, मानने के लिए मान लेते हैं टाइगर श्रॉफ जो है वो 10 kg है। अब आपके स्कूल में एक अजीब सा रूल बना दिया, जितने भी मासेस बनेंगे, जितने भी स्कूल के बच्चों की जो मासेस है, दे विल बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टाइगर श्रॉफ, जिसका जो मास है वो कितना है, 10 kg। तो अगर ये स्टैंडर्ड है 10 kg, आपने स्टैंडर्ड मान लिया, इसको आपने बोलना शुरू कर दिया 1 यूनिट। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो इस हिसाब से आशा का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 5.2 यूनिट्स। अशोक का मास कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स। सीता का मास कितना हो जाएगा, 3.6 यूनिट्स। गीता का मास कितना हो जाएगा, 4.5 यूनिट्स। रीता का मास कितना हो जाएगा, 4.7 यूनिट्स। तो लॉजिक ये है, यही जो लॉजिक है वही लॉजिक आपने केमिस्ट्री में यूज किया। केमिस्ट्री में आपने बेसिक सा जो लॉजिक यूज किया वो ये यूज किया कि सर एक जो कोई एक आपने उठाया एटम, वो सिलेक्ट हो गया सीट पर, और सीट पर को सिलेक्ट करके आपने ये बोला कि सर ऐसा है कि आपका आपका जो मास है वो हमने फिक्स कर दिया है 12 AIB। अब एक्चुअल में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इसका जो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास ये 1.9926 into 10⁻⁻23। आपने फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन आपने इसको लिख दिया 12 AIB। तो यहाँ से अगर आपको एब्सोल्यूट मास चाहिए तो 1 AMU इज इक्वल टू, इसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो उसका एब्सोल्यूट मास आ जाएगा। फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन अब इसको आप बार बार नहीं लिखना चाहते। अगर आप यहीं पर इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखोगे तो ये नंबर छोटा है, इसको हैंडल करना आसान है, 5.2 आसान है, 4 आसान है, 3.6 आसान है, 4.5 आसान है, 4.7 आसान। ये बड़े नंबर है, ये छोटे नंबर है। तो इसी तरह आपने जब इसको 12 AMU बोलना शुरू कर दिया है, ये आपका C12 जो है वो बन गया स्टैंडर्ड। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड बोल दिया तो उसके हिसाब से जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 1 यूनिट। कार्बन 12 यूनिट आपने बोला, ये तो वैसे भी आपका स्टैंडर्ड बन चुका है। फास्फोरस है वो बन गया 31 यूनिट, जो सल्फर है वो आपका बन गया 32 यूनिट्स। तो ये जो है ये आपके रिलेटिव masses of atoms। मिस्टर गुरु यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? सर ये हाइड्रोजन का कैसे मास निकालेंगे, मतलब कार्बन पे? ओके चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपके पास लोअर केजी में एग्जांपल है, लोअर केजी में एक लड़का है आपके पास, ये एग्जांपल है, उसको लिटरली मत लीजिए कि ये क्या है। लोअर केजी में एक लड़का है जो आपका, जिसका नाम है टाइगर श्रॉफ का, जिसका नाम है, एक लड़का है ऋतिक, जिसका मास है 7 kg। अब इसका मास है 7 kg, बट आपके स्कूल ने डिसीजन लिया हुआ है कि जितने भी मासेस होंगे वो होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइगर श्रॉफ, जो कि है 10 kg का। तो टाइगर श्रॉफ 10 kg का है, इसका मास 7 kg का है। तो इन टर्म्स ऑफ आपके स्कूल यूनिट,
इसका मास कितना हो जाएगा? उधर हेलो बोलो भाई, कितना हो जाएगा? हाँ सर। कितना हो जाएगा ऋतिक का इन टर्म्स ऑफ यूनिट? आपके स्कूल यूनिट के हिसाब से ऋतिक का मास कितना हो जाएगा? 0.7। तो जब आप इसको हाइड्रोजन को 1 यूनिट बोल रहे हो या फास्फोरस को जब आप 31 यूनिट बोल रहे हो, वो जो 31 यूनिट है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, ये जो कार्बन यहाँ बैठा हुआ है 12 विद रिस्पेक्ट टू दिस बताओ, ये समझ रहा है विक्टर उधर? हेलो तुम समझ आया नहीं यार? अगर आपके पास 1 आयरन एटम 1 आयरन एटम 1 आयरन एटम, इसका आपने मास किया, इसका आप जो मास लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 56 यूनिट। 56 यूनिट का मतलब क्या होगा? अगर कार्बन का जो मास है वो 12 यूनिट है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस 12 यूनिट आयरन का जो मास है वो कितना? 56 यूनिट। अगर आपने एब्सोल्यूट देखना है, तो एक्चुअल में इसका जो मास कितना होगा 56 इंटू, ये देखिए यहाँ पर 1 AMU की वैल्यू मैंने लिखी हुई इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻²4। ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आयरन के एक एटम का मास आएगा। मिस्टर रुद्र समझ आया नहीं आया? समझ आया। समझ आया? हाँ तो फिर से देखिए, लॉजिक समझिए कि आप कोई भी एटम ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फाइनली वो जो बना हुआ है आयरन कैल्शियम ऑक्सीजन, फाइनली बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन का आप बोल रहे हैं कि सर मास है ही नहीं, तो मास किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसके मास में जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से डिफरेंस आएगा? मिस्टर रुद्र, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों है ना, क्योंकि दोनों का ही मास है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फाइनली ये जो आयरन है, ये जो कैल्शियम है, ये जो ऑक्सीजन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही बने हुए हैं, इन्हीं के मास पे डिपेंड कर रहा है। और हर एक प्रोटॉन का या हर एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम नहीं होगा। फाइनली ये अगर मेरा आयरन है, ये मैं रफ फिगर बना के आपको बता रहा हूँ, ये मेरा आयरन है, ये मेरा कैल्शियम है, फाइनली जो मास कंट्रीब्यूशन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है, और इसकी भी जो मास कंट्रीब्यूशन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है। तो जब इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपके पास यू हैव टू वॉल्स, ये एक वॉल है और ये आपकी दूसरी वॉल है, चलिए ये आपकी तीसरी वॉल है। अब ये जो आपकी वॉल है, ये जो आपकी वॉल है, वॉल ए, वॉल बी, वॉल सी, आपके पास 3 तरह की वॉल्स है। ये आपकी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 15 ब्रिक्स की बनी है, ये बनी है 10 ब्रिक्स की, और ये बनी है 23 ब्रिक्स की। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 ब्रिक इज इक्वल टू 1 यूनिट। सर इसका मास कितना हो जाएगा? बोलो भाई। So 1/15। अरे ये 15 ब्रिक्स की बनी है, ये 15 ब्रिक्स की बनी है बेटा। मास ऑफ 1 ब्रिक है 1 यूनिट।
अब ये 15 15 ब्रिक्स ही बनी है तो 15 यूनिट होगा। इसका मास कितना हो जाएगा? 80 यूनिट। करेक्ट। 80 यूनिट। अरे ये 10 ब्रिक्स की बनी है, 10 यूनिट 10 यूनिट हो जाएगा। और ये बनी है 23 ब्रिक्स की, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 23 यूनिट। 23 यूनिट। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देयर इज अ स्टैंडर्ड वॉल, देयर इज अ कोई ऐसी एक स्टैंडर्ड वॉल है, एक स्टैंडर्ड वॉल है which is made up of, चलो इसी को, ये जो हमारे पास है इसी को स्टैंडर्ड बोल देते हैं। ये जो है ये मेरी स्टैंडर्ड वॉल है, ये मेरी स्टैंडर्ड वॉल है। तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि 10 यूनिट्स is equal to, let us say 10 units is equal to say क्या बोलना चाहते हैं, one brick mass। तो ये जो 15 यूनिट्स है ये कितना ब्रिक मास हो जाएगा? 1.5 ब्रिक मास। और ये 23 ब्रिक्स क्या हो जाएगा? 2.3 ब्रिक मास। सर नहीं समझा? समझ आया। तो द पॉइंट इज, आपके जितने भी एटम्स बने हैं वो फाइनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है मास की, बट फाइनली बने तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से है। तो उनमें से किसी एक एटम को ड्यू टू सम रीजन आपने ले लिया कि यार ये स्टैंडर्ड है और उसको आपने 12 यूनिट्स बोल दिया। अगर आप बात समझ रहे हैं, आपने C12 को क्या बोल दिया कि भैया तुम्हारा क्या है 12 एटॉमिक मास यूनिट। अब जो C12 है वो बना किसका है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का। तो कहने का मतलब, अच्छा प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास है। अगर ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का बना है और इस एटम को आपने 12 AMU मास दिया हुआ है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कितने एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा? अरे भैया ये देखो, ये 6 + 6 क्या होता है? 12। ये जो मास है किसके इक्वल है? 12 एटॉमिक मास यूनिट। एक प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? 2 क्या होगा? 6 + 6 क्या होता है? तो 1 प्रोटॉन का जो मास है would be equal to 1 न्यूट्रॉन का मास, एंड दिस प्रोटॉन का मास इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू कितने AMU के इक्वल होगा? 1 AMU के। नहीं समझ आ रहा सर? समझ आया। मिस्टर रुद्र, ये जो आपने ऑक्सीजन लिया यहाँ से, ये जो आपने ऑक्सीजन लिया, ये जो कैल्शियम आपने यहाँ से लिया, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कैल्शियम है, ये फाइनली बने तो प्रोटॉन, जो मास कंट्रीब्यूशन इनमें आ रही है वो मास कंट्रीब्यूशन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही आ रही है। अब जब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मास कंट्रीब्यूशन आ रही है और आपका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इस वजह से उसके ये, अगर आप इसका ऑक्सीजन का मास लिखते हैं, ऑक्सीजन का जो मास लिखते हैं वो आप लिखते हैं 16 यूनिट्स एटॉमिक मास यूनिट्स। कैल्शियम का जो मास लिखते हैं वो आप लिखते हैं 40 यूनिट्स। तो वो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड मोशन। अब ऑफ कोर्स उसमें एक क्वेश्चन ये आता है, एक जो हिट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो क्लोरीन का मास है वो आप लिखते हो 35.5 यूनिट। अब ये 35.5 कैसे हो सकता है? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का हमारा जो प्रोटॉन नंबर जो होगा वो होगा 17, जो न्यूट्रॉन होगा ये तो इसका प्रोटॉन नंबर है, जो न्यूट्रॉन नंबर होगा वो भी होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो भी होगा 17। अब इसके हिसाब से तो अगर इसका मास है 35.5 यूनिट्स आ रहा है,
17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। अब इसको देखते तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जो न्यूट्रॉन है उसका जो मास है वो 18.5 होना चाहिए। जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 18.5 होना चाहिए, क्योंकि हर न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1 AMU। ये देखिए आपने यहाँ पे लिखा था, तो फिर इसका जो मास है वो 35.5 होगा। बेसिकली हाउ कैन एनी एलिमेंट हैव डेसिमल, या ये बोल दीजिए फ्रैक्शनल मास। सर तो आपको लॉजिक समझ आएगा नहीं यार? हाँ सर। मेरी प्रॉब्लम ये है, फिर से समझिए, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि ऐसे डेसिमल मासेस वाले भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। हाँ। अब आप बोल रहे हो कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो एक न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, और दोनों का जो मास है वो 1 AMU के इक्वल होता है। तो डेसिमल में अगर कुछ आता है तो एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डेसिमल में तो आते हैं। हाँ। बट अगर मास जो है वो डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो न्यूट्रॉन है वो डेसिमल में है, वो फ्रैक्शनल है। तो हाउ कैन यू हैव 18.5 न्यूट्रॉन्स? ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये हम करेंगे कल, आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। तो हम कल के लेक्चर में ये सीखेंगे कि ये फ्रैक्शनल मासेस जो है इसका मतलब क्या होता है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। हाँ। यहाँ तक समझ आ गया सर? हाँ सर। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब दूसरा जो कंसेप्ट समझेंगे सर, अभी तक तो हमने कंसेप्ट समझा 1 AMU का। 1 AMU हमने ये समझा कि दिस इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। ये ऐसे बोल दीजिए कि C12 एटम weighs 12 AMU। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक्चुअली C12 एटम weighs, इसका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल जो मास है that is equal to 1.9926 into 10 raised to power -20। इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये जो है ये इक्वल टू है 12 ये, और इससे हम निकाल सकते हैं AMU की वैल्यू। AMU की वैल्यू जो है वो आती है 1.6605 into 10 raised to power -24, and this is equal to mass of proton is equal to mass of neutron, and is equal to 1/1 mass of electron। और बार बार ये बात हो चुकी है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। मिस्टर रुद्र, यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर। हाँ। सर दूसरा एक कंसेप्ट समझते हैं, वन मोल का। देखिए मोल कुछ भी हो सकता है, मोल स्टार्स हो सकते हैं, मोल बनानास हो सकते हैं, मोल मंकीज हो सकता है, मोल वायरस हो सकता है। बेसिकली मोल is a unit of quantity। कितना, इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेगी 6.022 into 10 raised to power 23। देखिए याद करना आसान है, ये 22 यहाँ पर है और 23 यहाँ पर। So this is a definition of 1 mole। You can have 1 mole of stars
इसका मतलब क्या होगा 6.022 into 10 raised to 23 stars. You can have 1 mole of monkeys. 1 mole of monkeys का मतलब होगा 6.022 into 10 raised to 23 monkeys. 1 mole of bananas का मतलब क्या होगा 6.022 into 10 raised to 23 bananas. अब इशू सिर्फ ये है कि इतने ज्यादा मंकीज कभी हमने देखे नहीं, इतने ज्यादा बनानास भी हमने कभी नहीं देखे। हाँ स्टार्स हमने तो नहीं देखे, बट इतने उससे ज्यादा ही स्टार्स होंगे। इतने ज्यादा यूजुअली हम जो नंबर है वो देखते नहीं है। जब एटम्स की बात करते हैं तो साइज ऑफ एटम्स इज वेरी स्मॉल। तो एटॉमिक लेवल पे केमिस्ट्री में मोल इज अ very powerful tool। देखो मतलब समझते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन छोड़िए हीलियम एटम्स, इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं ये समझता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि 6.022 into 10 raised to 23 atoms of अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स, ये मिस्टेक कौन होगा 6.022 into 10 raised to 23 atoms of iron। इंटरेस्टिंग केस जो आ जाता है वो ये आ जाता है 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब देखिए 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल में 6.022 into 23 molecules of H2O होंगे। मिस्टर उधर ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। जो इंटरेस्टिंग चीज आती है वो ये आती है कि अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज जो आती है वो ये आती है कि अगर मैं, और इसी में जो कंफ्यूजन है वो यूजुअली जनता को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, तो आराम से समझेंगे। देखिए अगर मेरे पास 5 H2O मॉलिक्यूल है और मेरे से कोई पूछता है हाउ मेनी H atoms, how many H atoms, how many oxygen atoms, मिस्टर उधर बताइए हाइड्रोजन एटम्स कितने बनेंगे? 6.022 10 raised to 23। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल, 5 कितने होंगे? 10 एटम्स। कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 5 होंगे। नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए अगर मेरे पास 15 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 30। कितने होंगे? 30। और ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 15। अगर मेरे पास 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो मेरे पास हाइड्रोजन के कितने 200। कितने होंगे? 200। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 100। हाँ सर। कितने होंगे ऑक्सीजन के? 100। फाइनली हम इस पे आते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल होगा
1 मोल वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, तो मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? So 2. So क्या? 0.022 इन टर्म्स ऑफ मोल बताइए, इन टर्म्स ऑफ मोल बताइए। 2 moles. 6.022 into 10 raised to 23 जो है आंसर उसको दूसरे बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मोल्स, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 मोल, और क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल की वैल्यू है 6.022 into 10 raised to 23, कितने एटम्स यहाँ पर होंगे, और 2 into 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स यहाँ पर होंगे। सर बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ समझ आया। पक्का? हाँ सर। तो और एग्जांपल ले लीजिए, अगर मेरे पास 5 moles of copper sulfate है, 5 moles of copper sulfate है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास कितना कॉपर है, कितना सल्फर है और कितना ऑक्सीजन है, बताइए। So मोल्स में बताइए। 5 copper, 5 5 moles of copper. शाबाश। 5 5 मोल यहाँ है, 5 moles. 5 मोल यहाँ है, 20 moles. 20। शाबाश। और एग्जांपल ले लेते हैं सर। हाँ। और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 5 moles of let us assume मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास कितना मैग्नीशियम है, कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है, बताइए। So 5 moles magnesium. ओके, 5 moles carbon. और 16 moles oxygen. समझ आ गया सर? और एग्जांपल ले लेंगे सर। अगर मेरे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो मेरे पास कितना एल्यूमिनियम है, कितना ऑक्सीजन है और कितना हाइड्रोजन है, बोलिए। So 5 aluminium, 5 मोल एल्यूमिनियम है, बोलिए। 15 moles oxygen. और 15 moles hydrogen. 15 मोल्स। सर फंडा समझ आ गया? हाँ। ओके, अब देखिए सर, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने अभी तक ये देख लिया कि 1 AMU क्या होता है, हमने ये देख लिया कि 1 मोल क्या होता है। तो दो तीन छोटे छोटे से एग्जांपल कर लेते हैं, मुझे निकालना है, मुझे गिवन जो है वो क्या है, नोट कीजिए। हाइड्रोजन 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, सल्फर 32 यूनिट्स, ऑक्सीजन जो है मेरे पास वो है 16 यूनिट्स। मुझे जो मास निकालना है इन AMU या शॉर्ट फॉर्म उसकी यूनिट्स लिख लीजिए, मुझे मास निकालना है H2SO4 का। मिस्टर रुद्र निकालिए जरा, H2SO4 का मास कितना होगा in terms of units? So 116 units. कैसे निकालेंगे? ये तो फिर होगा, अरे निकालेंगे कैसे आप ये बताइए। 1 unit is equal to 1.6605. वो तो हम यूज नहीं करेंगे ना, तो वो 2 तो unit किसका?
हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है 2 into 1 प्लस सल्फर की कंट्रीब्यूशन कितनी है 42 सल्फर की कंट्रीब्यूशन आती है 32 into 1 प्लस ऑक्सीजन की क्या कंट्रीब्यूशन है 16 into 4 तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो हो जाती है वो कितनी आती है 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 64 + 32 कितना है 98 98 + 2 कितना आ गया 100 यूनिट्स मिस्टर उधर समझ आया कि नहीं आया हाँ सर गड़बड़ हुई है गड़बड़ हुई है 2 + 32 34 होता है 64 + 34 108 अरे ये 96 है भाई ये 96 है और ये 2 है ये क्या होना चाहिए 90 सर उधर ठीक है हाँ सर पक्का हाँ और एग्जांपल कर ले हाँ मास निकालिए मास निकालिए मास निकालिए H2O का निकालिए इन यूनिट्स ये यूनिट्स इन यूनिट्स 80 यूनिट्स कितना निकला भाई हाइड्रोजन 2 यूनिट प्लस ऑक्सीजन 16 कितना 18 यूनिट 2 into 1 plus 16 into 1 कितना आ गया सर 18 18 यूनिट्स हाँ ठीक है सर मैं और एग्जांपल लिखता हूँ वो भी कर लीजिए हाँ जितने एग्जांपल्स करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा हम्म, मैं पहले कंपाउंड के नाम लिखता हूँ फिर आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ आप शुरू कीजिए लिखिए सेक्शन नंबर 3 सारे जितने भी मासेस है ऑल मासेस इन यूनिट्स तो सेक्शन नंबर 3 का इंफॉर्मेशन लिख लीजिए नाइट्रोजन क्या है 14 यूनिट्स सेकंड में चाहता हूँ CH Cl3 का कार्बन क्लोरीन 12 यूनिट्स क्लोरीन क्या है 35.5 आप कैसे यूज कर सकते हैं फटाफट आंसर निकाल के बताइए फिर मैं निकालना चाहता हूँ H2S H2S तीसरी यूनिट फिर मैं चाहता हूँ CS2 फिर मैं चाहता हूँ CS3 फिर मैं चाहता हूँ C4H5 सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और मैं चाहता हूँ CS3 निकाल रहे हैं सर हाँ सर फटाफट निकाल
किसमें हो गया बिल्कुल? हाँ सर। कौन से नंबर पे हो गए? 6। करी करी करी। उधर हो गया? सर लास्ट कर रहा एक वाला। करी करी। सारे हो गए? हो गया सर। हो गया सर, बताइए फर्स्ट आंसर क्या? 63 यूनिट। 63 यूनिट्स। सेकंड का क्या? 119.5 यूनिट। 9.5 यूनिट्स। थर्ड का क्या? 34 यूनिट। 34। फोर्थ का क्या? 76। फिफ्थ का क्या? 32। सिक्स का क्या? 46। सेवन का क्या? 60। एट का क्या? 44। ओके मिस्टर कपूर, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ सारे सर। सारे चेक कर लेता हूँ। देखते ये आपने कैसे निकालना होगा। 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, ये कैसे निकालना होगा। 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5, ये निकालना होगा। 2 इंटू 1 प्लस 32, ये आपने किया होगा। 12 प्लस 2 इंटू 32, ये आपने किया होगा। 12 plus 3 into 1 plus 16 plus 1. ये होगा 2 into 4 plus 5 into 1 plus 16 plus 1. ये होगा 12 plus 3 into 1 plus 12 plus 2 into 16 plus 1. यहाँ पे क्या होगा 12 plus 2 into 16. सर ऐसे ही हाँ सर। तो ये आपने निकाला 63 का 48 49 63, फिर आपने किया 12 प्लस 13 प्लस ये सारे आंसर यही 119.5। ये आपने किया 32 प्लस 2 34, ये आपने किया 64 प्लस 12 76, ये आपने किया 12 प्लस 3 15 प्लस 6 15 16 32, फिर आपने किया 24 प्लस 29 30 और 46, फिर आपने किया 12 प्लस 12 24 प्लस 32, तो अच्छा ये 12 प्लस 3 15 28 29, गड़बड़ है। 12 प्लस 3 15 27 28 28 और 32 16, और ये सेक्शन में 30 प्लस 1 समझ आ गया सर? हाँ सर। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। ओके
एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। छोटा सा टॉपिक और करेंगे, लिख लीजिए ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass is numerically equal to its atomic mass। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नोट कर लीजिए। देखिए, ये तो हमने पहले जो अभी हमने किया था इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स, हमने अभी जो न्यूमेरिकल्स किए थे तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स किए। तो ग्राम एटॉमिक मास सिर्फ एक सिंपल सी चीज है कि जो भी ये यूनिट्स आपने लिखे थे, जो आपने एटॉमिक मास यूनिट लिखे थे, इनको आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिखिए 16 ग्राम, इसको लिखिए ग्राम, इसको लिखिए ग्राम, इसको लिखिए ग्राम, इसको लिखिए। ये तो हम बात कर रहे हैं एटम्स की, और यही अगर हमारे मॉलिक्यूल्स होते, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए जो आपने अभी बनाया था, जैसे आपने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया था, उसका आपने पहले लिखा था 18 यूनिट्स। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर इसको 18 यूनिट को आप सिर्फ 18 ग्राम बोलना शुरू कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको सिर्फ बोल रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी और मॉलिक्यूल ले लीजिए जो हमने बनाया था। फॉर एग्जांपल H2SO4 बनाया था, H2SO4 बनाया था, हमने H2SO4 बनाया था, उसका जो मास आया था वो आया था 98 यूनिट्स। 98 यूनिट्स को अगर सिर्फ अगर 98 ग्राम लिख दोगे तो 98 ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इधर उधर मुश्किल है नहीं। तो पहले आपने स्टार्ट किया एटॉमिक मास यूनिट से, एटॉमिक मास यूनिट से आप मोल पे आए। हाँ। फिर आपने सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट को ये बोलना शुरू कर दिया कि सर अगर ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 यूनिट्स है, अब वो एटॉमिक मास यूनिट को अगर सिर्फ आप ग्राम में बोल दो 16 ग्राम, तो ये क्या बन जाता है? अगर इसको इतने ही ग्राम ले लो, इन ग्राम्स अगर आप बोलना शुरू कर दो, तो दिस इज कॉल्ड, अगर एटम की बात कर रहे हो तो ये बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो ये बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मुश्किल है क्या? नहीं। बड़ी सिंपल सी बातें चल रही, ज्यादा कोई हाई पावर वाली बात नहीं। हाँ। तो ठीक है सर, बाकी कल की क्लास में करते हैं। कल की क्लास में हम बेसिक, जैसे हमने आज ये एटॉमिक मास यूनिट के न्यूमेरिकल्स किए, कल हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो करेंगे ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और मोल, मोल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। समझ आ गया सर? हाँ। ठीक है।